नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ओनली यूपीएससी। मेरा नाम है शुभम और आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के एक बहुत ही खास सवाल पर। दोस्तों, कैसे यूपीएससी मेंस इवैल्यूएशन करता है, यानी मेंस की कॉपी कैसे चेक होती है और इंटरव्यू में अलग अलग एग्जामिनर्स और बोर्ड के बीच जो वेरिएशंस हैं वो कैसे कम किया जाता है। अब यहाँ आप कोचिंग मॉक टेस्ट वाली कॉपी मत समझ लेना, बल्कि हम देखने जा रहे हैं कि रियल में यूपीएससी कैसे ये सब कॉपी चेक करता है। मतलब ये जो लाखों बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से एग्ज़ाम देते हैं, तो सबको फेयर तरीके से कैसे जज किया जाए, कैसे ये तय होता है कि सबके मार्क्स एक लेवल पर हों। तो चलिए इसे सिंपल स्टेप्स में समझते हैं कि ये ओवरऑल प्रोसेस कैसे होता है, आपकी कॉपी मेंस में कैसे चेक होती है। तो स्टेप 1 से शुरू करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स का चयन और कॉन्फिडेंशियलिटी की बात होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो यूपीएससी है वो हर सब्जेक्ट के जो सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनको चुनता है, जैसे कि जो प्रोफेसर्स हो गए, रिसर्चर्स हो गए, या फिर सीनियर जो एकेडमिशियंस होते हैं जो उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा वो एक्सपीरियंस रखते हैं, उनको यहाँ पर जो यूपीएससी है उसका चयन करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई किसी को भी ये नहीं पता चलता कि कॉपी कौन चेक कर रहा है। ये पूरा जो प्रोसेस है वो कॉन्फिडेंशियल होता है। एग्जामिनर का जो नाम होता है वो भी सीक्रेट रखा जाता है ताकि किसी भी तरह की जो बायसनेस है या फिर फेवर ना हो सके। मतलब कोई एग्जामिनर किसी स्टूडेंट को जानता भी हो तो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि नाम तो हाइड रहता है ना। इससे फेयरनेस क्या है, फेयरनेस बढ़ती है। ठीक है, अब स्टेप 2 की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 2 में क्या मामला बनता है। देखिए, स्टेप 2 में मेंस की जो आंसर की है, अपन लोगों को जो क्वेश्चन मिलता है मेंस में, उसका एक मॉडल आंसर भी होता है ना। ऐसा नहीं है कि सारे जो एग्जामिनर के सामने कॉपियाँ जाती हैं वो अपने हिसाब से ही चेक कर देते हैं, वो अपने विवेक पर ही वो कॉपियाँ चेक करते हैं, ऐसा नहीं होता भाई। अब देखिए, यहाँ पर जो आप मेंस की कॉपी देते हैं उसकी चेकिंग शुरू होने से पहले, उसका इवैल्यूएशन शुरू होने से पहले जो हर सब्जेक्ट के लिए क्या है, मॉडल आंसर बना दिया जाता है। जो आंसर की है वो बना दी जाती है। ठीक है, अब इसमें साफ साफ लिखा जाता है मॉडल आंसर में कि भाई जो किसी क्वेश्चन का जो आंसर है उनमें कौन कौन से पॉइंट्स आने चाहिए, कौन कौन से कीवर्ड जरूरी हैं और आंसर को किस लॉजिक से चेक करना है, वो भी यहाँ पर जो टीएनसी है वो लिखे रहते हैं। जो कि यहाँ पर जो लोग चेक करते हैं कॉपी, उनके पास ये सारा डेटा होता है कि भैया हमें क्या है, इन पॉइंट को ध्यान में रखकर जो कॉपी है वो लॉजिकल वे में चेक करनी है। अब ये जो आंसर है वो एक जो पर्सन, कोई सिंगल पर्सन नहीं बनाता है, बल्कि 2-3 एक्सपर्ट्स मिलकर इसे फाइनल करते हैं। इससे हर इवैल्यूएटर के पास क्या होता है, सेम गाइडलाइन रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक एग्जामिनर कुछ और मार्किंग कर दे, दूसरा कुछ और कर दे उसी आंसर के लिए, ऐसा नहीं है। मतलब ये वेरिएशन को कम करता है। ठीक है, यानी अगर 2 अलग अलग लोग एक ही आंसर चेक कर रहे हैं तो भाई दोनों को लगभग सेम मार्क्स देने चाहिए। यही प्रोसेस इंश्योर करता है कि भाई जो यूपीएससी उसमें फेयरनेस है। ठीक है, ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर ए कैंडिडेट को ज़्यादा मिल गया, बी को कम मिल गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को यहाँ पर इंश्योर करता है यूपीएससी, और यही कहता है भाई यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी है, फेयरनेस है। ठीक है, अब तीसरा जो स्टेप आता है भाई वो आता है कि भाई मल्टी लेयर्ड रिव्यू सिस्टम। देखिए, ये क्या है मल्टी लेयर्ड रिव्यू सिस्टम, क्या है उसे समझते हैं। देखिए, आप मान लीजिए कि कोई एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है। ठीक है, अब उसका काम यही खत्म नहीं होता, उसके ऊपर 2 और लेवल के जो रिव्यूअर्स होते हैं वो और होते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया अगला जो चेक कर चुका बस यही फाइनल, नहीं, 2 लोग और इसके ऊपर बैठे हुए हैं। ये 2 लोग इसके चेक करने के बाद ये 2 भी चेक करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे इस कॉपी को। ठीक है, वो रैंडमली कुछ कॉपीज़ को दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, मतलब आप सभी ने यहाँ पर दे दिया, अब इनके ऊपर भी लोग बैठे हैं, ये रैंडमली कुछ कॉपीज़ यहाँ पर ले लेते हैं और चेक करते हैं कि भाई फेयर है या नहीं है, इस मामला क्लियर है या नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इससे क्या होता है, ये देखा जा सके कि एग्जामिनर ने सभी जो कॉपीज़ हैं वो एक जैसे एक ही स्टैंडर्ड से चेक किया है या नहीं। अगर किसी एग्जामिनर की जो मार्किंग है वो ये कह ले कि बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है, तो भाई ऐसे में क्या होता है, वो जो कॉपी है वो फिर से रीचेक की जाती है, फिर से उसका इवैल्यूएशन किया जाता है। तो इससे क्या होता है भाई, इससे पूरे सब्जेक्ट में क्या है, यूनिफॉर्मिटी आती है, यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है। यानी हर सब्जेक्ट जो है हर स्टूडेंट को बराबरी से देखा जाता है, ना कि ऐसा हो ना कि एक कैंडिडेट को ज़्यादा, बी को ज़्यादा। ठीक है, ऐसा नहीं है, और सी को कम दे दिया, डी को और कम दे दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए आप इसे यहाँ से भी समझ सकते हैं। लेवल 1 इवैल्यूएशन होता है, फिर उसे स्क्रूटनी की जाती है और फिर फाइनल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से नहीं है कि भैया एक बंदा वहाँ पर चेक करके दे दिया वही फाइनल है, नहीं, इंश्योर किया जाता है कि भाई ये सारी चीज़ें क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो और कहीं कोई कैंडिडेट के साथ अनफेयर ना हो।
ठीक है, चलिए अब समझते हैं अगले प्रोसेस की ओर। स्टेप 4 क्या है, और यहाँ पर ये ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो स्टेप है वो अगला आ जाता है। देखिए यहाँ पर इंटर सब्जेक्ट मॉडरेशन प्रोसेस, ये क्या है भाई। अब दोस्तों यूपीएससी में तो 48 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, 48 यहाँ पर ऑप्शनल दिए हुए हैं और यहाँ पर 23 लैंग्वेजेस हैं, है ना। तो अब सोचो हर सब्जेक्ट में मार्क्स थोड़े थोड़े बहुत जो है अलग आते ही हैं, है ना। आप हिंदी लिटरेचर की बात कर लो, वहाँ पर कुछ और मार्क्स हैं ऑप्शनल में, है ना। ज्योग्राफी की बात कर लो, पॉल साइंस की कर लो, सब में यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिलता है। कोई कहता है ना भाई कि यहाँ पर पॉल साइंस में ज़्यादा स्कोरिंग है, और या फिर हिंदी ज़्यादा स्कोरिंग है, या फिर ज्योग्राफी ज़्यादा स्कोरिंग है, तो भाई यहाँ पर क्या चलता है, ये कहीं एवरेज ज़्यादा कहीं कम, तो सबको एक ही लेवल पर लाने के लिए यूपीएससी के इसके लिए भी काम करता है। इसमें क्या है, इसमें मॉडरेशन प्रोसेस लाता है, यही मॉडरेशन प्रोसेस है कि भाई जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें भी ये कम ज़्यादा ना हो। हम सिर्फ ये कहते हैं कि भैया इस सब्जेक्ट से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है, इस ऑप्शनल से ज़्यादा हो रहा है, बट यूपीएससी जो है इसे इंश्योर करता भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम प्रोसेस जो है सभी के लिए एक करते हैं। अब इस सब्जेक्ट से ज़्यादा लोग अपियर हो रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है तो अलग बात है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हर सब्जेक्ट के मार्क्स का एवरेज और वेरिएशन देखा जाता है, बात को समझिएगा। फिर क्या होता है, फिर एक स्टैट्स के फॉर्मूले से भाई ये सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को क्या हुआ है, बराबर कर दिया जाता है। मतलब अगर आप इस तरह से समझे, अगर हिस्ट्री में यहाँ पर हिस्ट्री वाले कैंडिडेट को यानी कि स्टूडेंट को जो यहाँ पर मेंस लिख रहा होता है, अगर यहाँ पर इसको थोड़ा भी लगता है डिसएडवांटेज है भैया, तो इसको क्या करता है, और ऐसा लगता है कि भैया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है, तो सिस्टम ये क्या करता है, उसे बैलेंस कर देता है ताकि सबका फेयर यहाँ पर कंपेयर किया जा सके, कंपैरिजन फेयर हो सके, ठीक है। अब ये क्या है, इस तरह से ये सारा प्रोसेस काम करता है। देखिए यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो बहुत ज़्यादा, आप ये समझे कि पूरा पैन इंडिया होता है, और ऐसा नहीं कहते कि भैया यूपीएससी सारे एग्जामिनेशन को फेयर तरीके से कराती है, तो ये सारा प्रोसेस इसीलिए रखा गया भाई, ठीक है। पांचवा जो स्टेप है वो है रोबस्ट स्टैट्स फॉर्मूला और सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल। अब देखिए यहाँ पर जो मॉडरेशन प्रोसेस है वो कोई नया तरीका नहीं है, बात को समझिएगा। ये तरीका जो यूपीएससी है वो लगभग डिकेड से यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, या कई दशकों से यूपीएससी में ये लगातार चला आ रहा है, ठीक है। अब इस प्रोसेस को जो है वो कई बार जो कमेटी है उन्होंने भी रिव्यू किया इसका, और सबने ये माना कि भाई यूपीएससी इससे बेटर, इससे फेयर तरीका कोई अपना नहीं सकती है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो भी इस सिस्टम को क्या है, अप्रूव दे चुकी है भाई, और यानी कि प्रोसेस जो है वो लीगल और ट्रस्टेड दोनों ही नज़र आता है, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर यूपीएससी को लेकर पॉइंट आउट करते हैं कि भाई फेयर नहीं कराते हैं, देखिए इंटरनली यूपीएससी इस तरह से लंबे प्रोसेस से गुजरता है, तब जाकर रिजल्ट आपका आउट करता है, ठीक है। छठवां जो स्टेप है वो इस तरह से है भाई, इंटरव्यू बोर्ड में वेरिएशन को कम करना। कई बार देखिए होता क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें लगता है कि अलग अलग जो बोर्ड है वो अलग अलग मार्क्स देते हैं, है ना। जैसे ए कैंडिडेट कोई है और बी कैंडिडेट यहाँ पर दूसरा है ना, ये इसका अलग बोर्ड होता है जहाँ इंटरव्यू पड़ता है, और इसका दूसरे वाले का बी का अलग ही बोर्ड में इंटरव्यू पड़ता है। तो होता है कि हमारे मन में आता है कि ये बोर्ड ज़्यादा मार्क्स देता है, ये बोर्ड कम मार्क्स देता है, लेकिन यूपीएससी कहता है भाई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कहता है भाई कि हर इंटरव्यू बोर्ड को वो एक प्रॉपर ट्रेनिंग और ओरिएंटेशन देते हैं, ठीक है, जिसमें ये बताया जाता है कि भाई कैंडिडेट है उसे किस बिहाफ पर जज करना है, जैसे कम्युनिकेशन जो स्किल है उनकी, जो क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है, ऑनेस्टी, अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूपीएससी यहाँ पर मैनेज करता है। हर बोर्ड में क्या है, एक यूपीएससी मेंबर होता है जो इंश्योर करता है भाई कि जो सभी बोर्ड हैं वो सेम स्टैंडर्ड मार्क्स जो हैं वो कैंडिडेट को यहाँ पर दें। और बाद में क्या है, यूपीएससी फिर सभी बोर्ड के मार्क्स को क्या करता है भाई, स्टैट्स एनालिसिस करता है, और अगर किसी बोर्ड ने हाई या लो मार्क्स दिए हैं तो उसे भी क्या करता है भाई, मॉडरेट करता है, मॉडरेशन के थ्रू बैलेंस करता है, ठीक है। मतलब इंटरव्यू भी यहाँ पर फेयरनेस के थ्रू ही होता है, फेयरनेस यहाँ पर इंटरव्यू में भी मेंटेन करी जाती है, ठीक है। अब जो अगला स्टेप आता है भाई वो फाइनल मेरिट का, लास्ट वाला है ना, ये बहुत क्रूशियल है। फाइनल मेरिट लिस्ट, वन स्टैंडर्ड वन बेंचमार्क। देखिए अब इन सब स्टेप्स के आगे यूपीएससी बनाता है फाइनल मेरिट लिस्ट। इसमें हर जो कैंडिडेट है, सभी कैंडिडेट चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का हो, हिंदी इंग्लिश वाली बात भी मैं कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट से आया हो या फिर किसी भी लैंग्वेज से हो जो यूपीएससी एग्जाम लिखा हो, ठीक है, सबको एक कॉमन स्टैंडर्ड पर लाया जाता है, बात को समझिएगा। यही वजह है कि यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में पूरे देश में सबसे क्रेडिबल और रिस्पेक्टेड ये जो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, जो मेरिट होती है वो माना जाता है। हॉली पीडीएफ हम कहते हैं इसको, है ना। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अधिक है, ठीक है। अब यहाँ पर यूपीएससी इसको मार्क्स डील नहीं करता कि वो एक मार्क्स है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, फेयरनेस इंश्योर करता है रिजल्ट में, ठीक है।
तो यहां पर हम इन कंक्लूजन क्या देखते हैं, हमें क्या मिलता है। देखिए कंक्लूजन के तौर पर दोस्तों आप सब समझ रहे होंगे कि यूपीएससी कैसे इतना बड़ा एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट करता है। हर स्टेप पर चाहे पेपर चेकिंग हो या फिर इंटरव्यू हो, सिस्टम ऐसा बनाया गया कि भाई कोई भी कैंडिडेट जो है वो अनफेयर ट्रीटमेंट का शिकार ना हो। इसलिए यूपीएससी को आज भी इंडिया का सबसे भरोसेमंद रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा स्टेप सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और सब्सक्राइब करें ओनली यूपीएससी को, ताकि यूपीएससी की हर अंदर की बात और एनालिसिस आपको सबसे पहले मिले। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शेयर करते रहें और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट में लिखना ना भूलें। चलिए बाय बाय टू ऑल, सी यू ऑल अगेन।